ऑनलाईन वाले ऐकू येते का रे? स्क्रीन विजिबल झाली का बघा. बर, काल कुठं आलो आपण? ऑनलाईन वाले काय आठवते का बघा? कुठं आलो तरी काल? तुम्ही केले का सगळे लेक्चर पहिल्यापासून? तुम्ही केले का? हा. क्लास अँड ऑब्जेक्ट. ओके. सो लेट्स गो फॉर क्लास एंड ऑब्जेक्ट. तो कल हमने देखा था बेसिक. वाई क्लास एंड ऑब्जेक्ट और वाई ओओपी, इसका एक जवाब कल हमने देखा था बघा, आठवतंय? वाई ओओपी किस लिए ओपी दिया? क्या रियल टाइम? देखो पहले अपना पूरा स्टेटमेंट बना लो. दैट इज नॉट द आंसर. रियल टाइम क्या करूं मैं इसका? पहले पूरा स्टेटमेंट बनाओ अप टू फुल स्टॉप, फिर बताओ. तो रियल लाइफ वाली एंटिटीज हमें प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस कर देनी है. ओके. टू मेक प्रोग्राम easy and make development fast. फास्टर डेवलपमेंट चाहिए और इजी प्रोग्रामिंग होना चाहिए. अब अगर प्रोग्रामिंग इजी हुआ तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट क्या हो जाएगी? फास्ट हो ही जाएगी. ओके. वो तो ऑब्वियसली आने वाला है अगर प्रोग्रामिंग इजी हुआ तो. ठीक है. तो इसलिए हमें ओओपी इंप्लीमेंट करना था. अब ओओपी इंप्लीमेंट करना है मतलब सबसे बेसिक है, रियल लाइफ वाली जो एंटिटी है वो हमें प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करनी है एज ए डेटा टाइप. इंट्रोड्यूस टू प्रोग्राम एज ए डेटा टाइप. अब ये पर्पज सेटिस्फाई करने के लिए वो जो रियल लाइफ एंटिटी है आपकी, उसका हमें क्या करना पड़ेगा? क्लास से डिफाइन करना पड़ेगा. ये कल हमने देखा था. टू डू दिस, डिफाइन क्लास फॉर योर रियल लाइफ एंटिटी. जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल देखा था, स्टूडेंट है, टीचर है, या फिर बीएसटी है, स्टैक है. ओके. डिपेंड करता है कौन प्रोग्राम कर रहा है. एप्लीकेशन लेवल पे हो तो ये वाले आपके लिए रियल लाइफ एंटिटीज हो जाएंगी, और सिस्टम लेवल पे हो तो ये वाली आपके लिए रियल लाइफ एंटिटीज हो जाएंगी. ओके. ठीक है. तो हमें इनके लिए क्या करना है? क्लास से डिफाइन करना है, जो कल हमने कुछ इस तरह से डिफाइन किया था. क्लास बळा तिकडं 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 जाऊन आपली फक्त नोटबुक घेऊन या, बॅग बाहेरच ठेवा. हां, तिथं लॅबमध्ये. क्लास स्टूडेंट, और क्लास स्टूडेंट के अंदर हमने पब्लिक में लिखा था, क्या क्या था कल हमने देखा उसका? इंट रोल नंबर, फ्लोट वेट. ओके. और इसको यहां कंप्लीट कर देते हैं. तो हमने ये क्लास डिफाइन किया. कल मैंने एक स्टेटमेंट बताया था, व्हेन वी डिफाइन क्लास वी क्रिएट डेटा टाइप. ओके. व्हाट डिड आई से? व्हेन वी डिफाइन क्लास
वी क्रिएट डेटा टाइप, हम डेटा टाइप क्रिएट करते हैं। तो अभी हमने क्लास स्टूडेंट डिफाइन किया, मतलब हमने स्टूडेंट वाला डेटा टाइप क्रिएट किया। फिर नेक्स्ट रूल मैंने आपको बताया था, अगर आपको ये डेटा टाइप यूज करना है तो इस डेटा टाइप के वेरिएबल्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, डेटा टाइप के वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। ओके, अब डेटा टाइप है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के कल हमने कुछ वेरिएबल्स क्रिएट किए थे। लेट्स से वी हैव इंट मेन, और मेन फंक्शन में स्टूडेंट वाले वेरिएबल्स बना लेते हैं। लेट्स से स्टूडेंट std1 std2, ओके, स्टूडेंट std1 std2, ठीक है। बड़ा तो फैन बंद कर रहे हैं। डन। अब ये जो वेरिएबल्स क्रिएट हुए, इसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं वी हैव टू थिंक अबाउट द मेमोरी, हमें उन वेरिएबल के मेमोरी के बारे में सोचना होगा। ओके, ठीक है। तो अगर हम मेमोरी के बारे में सोचें तो std1 और std2 इन्हें कितनी मेमोरी एलोकेट होती है, हाउ मच मेमोरी, कितनी मेमोरी एलोकेट होती है। ओके, थियोरेटिकली हमें पहले सोचना होगा कि std1 std2 क्रिएट कैसे होते हैं। सो एवरी वेरिएबल ऑफ स्टूडेंट, इसमें एक और चीज हमने देखी थी बिफोर वी गो फॉर द मेमोरी, ये एक डेटा टाइप है लाइक इंट कैर फ्लोट, ये एक डेटा टाइप है लाइक इंट कैर फ्लोट। फिर इंट कैर फ्लोट और स्टूडेंट, इसमें क्या फर्क था, हमने इन तीनों को कहा था प्रिमिटिव टाइप्स, प्रिमिटिव, और जो स्टूडेंट है उसे क्या कहा था, यूजर डिफाइंड, करेक्ट। ओके, अब प्रिमिटिव डेटा टाइप के भी वेरिएबल बनते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के भी वेरिएबल्स बनते हैं। दोनों में जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप वाले वेरिएबल्स है, इन्हें हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। यस, तो अब यहां से आगे वी विल वर्क विद द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब std1 std2 ये दोनों क्या है, ये दोनों ऑब्जेक्ट है। फिर हमने ऑब्जेक्ट की मेमोरी देखी थी, हाउ मच मेमोरी विल बी एलोकेटेड टू द ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्रिएट होता है। तो हर ऑब्जेक्ट के अंदर इट्स ओन कॉपी ऑफ, इसकी खुद की कॉपी ऑफ नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर क्रिएट हो जाती है, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर। ओके, डेटा मेंबर दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक एक, नॉन स्टैटिक। अगर मैं इधर स्टैटिक लगा दूं, स्टैटिक फ्लोट वेट, नाउ वेट इज ऑफ स्टैटिक टाइप, ओके, और जो रोल है वो नॉन स्टैटिक है क्योंकि उसको स्टैटिक नहीं लगा। बट अभी तो हम नॉन स्टैटिक के साथ जा रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ऑब्जेक्ट को कितनी मेमोरी एलोकेट होगी, एवरी ऑब्जेक्ट कंटेन्स इट्स ओन कॉपी ऑफ नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर। तो आपके क्लास में जितने नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स है उन सबको मिला के जितनी मेमोरी चाहिए उतनी मेमोरी हर ऑब्जेक्ट को एलोकेट होगी। ओके, तो अभी अपने पास कौन है, इंट रोल जो 4 बाइट का है, फ्लोट वेट जो फिर से एक बार 4 बाइट्स का है, इंट रोल ये 4 बाइट्स का है, फ्लोट वेट ये भी 4 बाइट्स का है, ठीक है। तो दोनों को मिला के लगती है 8 बाइट्स। तो std1 जो है इसके पास इसका खुद का रोल और वेट रहेगा, std2 के पास खुद का रोल और वेट रहेगा। तो दोनों को मिलके कितनी मेमोरी एलोकेट होने वाली है, 8 बाइट्स। std1 को 8 बाइट्स, std2 को 8 बाइट्स। ओके, तो std1 std2 मेमोरी में कुछ इस तरह से क्रिएट होंगे। अब देखो डिक्लेयर कहां पे हुए हैं, डिक्लेयर हुए हैं मेन फंक्शन की स्टैक फ्रेम पे। ओके, डिक्लेयर कहां पे हुए, मेन फंक्शन की स्टैक फ्रेम पे। तो इन दोनों को हम कहेंगे मेन फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स, बोथ ऑफ देम आर व्हाट, लोकल वेरिएबल्स ऑफ मेन। तो इन्हें मेमोरी कहां पे एलोकेट होगी, मेन फंक्शन की स्टैक फ्रेम पे, क्योंकि वो मेन के अंदर डिक्लेयर हुए तो मेमोरी भी मेन की स्टैक फ्रेम पे जाएगी। ओके, अब
मेन फंक्शन की स्टैक फ्रेम इधर ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज मेन फंक्शन स्टैक फ्रेम, और मेन की स्टैक फ्रेम पे बनेगा std1 एंड std2। std1 और std2 दोनों के पास रहेंगे दो डेटा मेंबर्स, एक होगा रोल और एक होगा वेट। इसके पास भी रहेगा रोल एंड वेट। ओके, ठीक है। एंड दिस इज मेन फंक्शंस स्टैक फ्रेम। बघा ऑनलाइन वाले करते करवा बनाओ। तो मेन की स्टैक फ्रेम पे std1 std2 क्रिएट हुए। अब हमें सिंपली std1 के रोल वेट std2 के रोल वेट इन्हें एक्सेस करना है, और एक्सेस करने के लिए कल मैंने आपको एक मेथड बताई थी, दैट वाज ऑब्जेक्ट नेम एंड डॉट ऑपरेटर। ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर। ओके, तो अगर मुझे std1 का रोल एक्सेस करना है, आई हैव टू एक्सेस इट लाइक ऑब्जेक्ट नेम इज std1 डॉट std1 का हमें क्या चाहिए, रोल। इसे मैंने असाइन किया 10, तो इधर स्टोर हो जाएगा 10। ओके, सिमिलरली std1 डॉट वेट इज इक्वल टू 50.00, तो ये 50 जो है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे std2 का डेटा स्कैन करना है यूजर से, तो सीन वाले स्टेटमेंट भी इसी तरह से रहेंगे, std2 डॉट रोल std2 डॉट वेट। ओके, std2 डॉट रोल एंड std2 डॉट वेट, और फिर मेन फंक्शन जो है वो यहाँ कंप्लीट हुआ। मेन फंक्शन यहाँ कंप्लीट हुआ। डन, ठीक है। किस तरह से एक्सेस किया, क्लियर हो गया। अब अगर मुझे प्रिंट करना है, तो प्रिंट करते वक्त भी मुझे रोल और वेट जो है अलग से प्रिंट करने पड़ेंगे। कल जाते जाते मैंने आपको ये भी बताया था कि आप डायरेक्टली ये जो स्टेटमेंट है ये आप नहीं लिख सकते, सी इन std2 नॉट पॉसिबल, और you can't say cout std1 std2, that is also not possible. Both statements will generate error. Yes, क्योंकि सीन से आउट जो है वो सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए डिफाइन हुए हैं। अगर ये आपको करना है तो इसके लिए आपको जरूरत होती है ऑपरेटर ओवरलोडिंग की। यू नीड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ओके, चलो ठीक है। तो अगर मुझे इसको प्रिंट करना रहा std1 std2 का डेटा, तो मुझे लिखना पड़ेगा cout std1 डॉट रोल std1 डॉट वेट, देन cout सेम चीज होगी किसके लिए, std2 के लिए, std2 डॉट रोल std2 डॉट वेट। डन, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट क्लास एंड ऑब्जेक्ट इंट्रोडक्शन। इतनी इंट्रोडक्शन काफी है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओके, अब हमें मेंबर फंक्शंस की बात करनी है। ओके, मेंबर फंक्शंस यानी कौन से फंक्शंस जो क्लास के अंदर डिक्लेयर या फिर डिफाइन हुए हैं। ओके, तो लेट्स से वी हैव क्लास नंबर। अब क्लास नंबर के साथ चलते हैं। क्लास नंबर में पब्लिक में है इंट x इंट y, दोनों नॉन स्टैटिक है। नॉन स्टैटिक है मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर दोनों को मेमोरी मिलेगी। ओके, अब क्लास नंबर में कुछ मेंबर फंक्शंस डिफाइन करते हैं। लेट्स से वी हैव वन मेंबर फंक्शन void show। ओके, और हमने इसमें लिखा cout हेलो, ये हो गया, ठीक है। और क्लास नंबर जो है वो यहाँ कंप्लीट हुआ। डन, ठीक है। अब मेन फंक्शन में चलते हैं। लेट्स क्रिएट द ऑब्जेक्ट। नंबर num1 num2, वी हैव क्रिएटेड टू ऑब्जेक्ट्स। दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर किस किस को मेमोरी मिलेगी, एक्स एंड वाई, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स। ओके बेटा देख लो, बस कोई जरूरत नहीं लिखने की, बाद में देख लेंगे। सो यू विल हैव num1, यहाँ पे num1 क्रिएट होगा।
कंटेनिंग xy, फिर num2 भी क्रिएट होगा कंटेनिंग इट्स ओन xy, और ये सब जो है कहां पे बना, मेन फंक्शन की स्टैक फ्रेम पे। ओके, दिस इज मेन फंक्शंस स्टैक फ्रेम, समझ रहे हो, राइट? ओके, अब यहां कुछ रूल्स हमें समझने हैं। यहां तक तो सब क्लियर है सबको, ठीक है? नाउ लेट्स गो फॉर सम रूल्स। रूल्स क्या कहते हैं, देखो यहां पिक्चर में आएगा स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेंबर्स। इसमें भी हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब पहला, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स। ये पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, ओके, बट पूरा ओओपी इस एक रूल पे डिपेंड करता है। वी कॉल इट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ओओपी। जावा, पाइथन, सीपीपी सारे यही फॉलो करते हैं। सी शार्प में जाओगे यही फॉलो करेगा, डॉट नेट वगैरह सब, ओके। और दूसरा है फिर स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शंस। ओके, डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस, ठीक है। तो पहले इनकी बात कर लेते हैं। रूल बहुत सिंपल सा है। नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स जो है, दे ऑलवेज गेट क्रिएटेड इनसाइड द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। ओके, हेंस टू एक्सेस देम यू ऑलवेज हैव टू यूज ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर। ओके, सिंपल सा रूल है। क्या कहता है रूल? ऑलवेज गेट क्रिएटेड, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स ऑलवेज गेट क्रिएटेड always get created inside object of class. Hence, to access them, we always have to use object name and dot operator. Okay, अगर access करना है तो क्या यूज करना है? Object name and dot operator. किसी ना किसी तरीके से ऑब्जेक्ट वहां पे होना चाहिए। ओके, अगर आप क्या एक्सेस कर रहे हो? नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर। ओके, ऑन द अदर हैंड व्हेन इट कम्स टू स्टैटिक डेटा मेंबर्स, they always work for class. Okay, hence only one copy of static data member gets created for whole class. कितनी कॉपीज क्रिएट होंगी? सिर्फ एक। नॉन स्टैटिक की कितनी कॉपीज क्रिएट होंगी? पर ऑब्जेक्ट वन कॉपी। बट स्टैटिक की कितनी होंगी? पूरे क्लास के लिए सिर्फ एक। ओके, अब जबकि ये पूरे क्लास के लिए क्रिएट हो रहा है, ये क्रिएट होता है डेटा सेक्शन पे, किसी भी फंक्शन की स्टैक फ्रेम पे क्रिएट नहीं होता। ये स्टैटिक डेटा मेंबर ऑफ क्लास, किसी भी क्लास का हो, वो कहां पे क्रिएट होगा? डेटा सेक्शन पे। और उसे एक्सेस करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है क्लास नेम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, नॉट ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर। ऑब्जेक्ट डॉट किसके लिए चाहिए? नॉन स्टैटिक को। बहुत सिंपल सी बात है ना, नॉन स्टैटिक पर ऑब्जेक्ट बेसिस पे क्रिएट हो रहा है, मतलब हर ऑब्जेक्ट का डेटा मेंबर अलग है। मेरा नाम अलग है, इसका नाम अलग है, आपका नाम अलग है, आपका नाम अलग है। अगर मुझे आपका नाम एक्सेस करना है देन आई हैव टू रेफर यू स्पेसिफिकली। सबका नाम एक नहीं है, राइट? तो रूल कहता है कि ये नाम जो है ये नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी है, तो उसे एक्सेस करने के लिए चाहिए ऑब्जेक्ट एंड डॉट। अब हम सारे कौन से क्लास में आ रहे हैं? रीगल में आ रहे हैं। सो फॉर ऑल ऑफ अस द क्लास प्रॉपर्टी इज सेम, कि भाई कौन से ट्यूशन में जा रहे हो, ट्यूशन प्रॉपर्टी इज सेम, दैट इज रीगल क्लासेस। तो ये एक ही एंटिटी रहेगी जिसे हम सारे कॉमनली एक्सेस करेंगे, दैट इज स्टैटिक प्रॉपर्टी ऑफ स्टूडेंट, कि वही कौन से ट्यूशन में जा रहे हैं। ठीक है, अब एग्जैक्टली रियल लाइफ के साथ जाओगे तो कौन से ट्यूशन में जा रहे हो दैट इज ऑल्सो
नॉन स्टैटिक अगर आप सारे ट्यूशंस को कंसिडर करोगे, एक ही ट्यूशन को कंसिडर करोगे तो दैट इज स्टैटिक। ओके ठीक है, तो एक्सेस करने के लिए क्या यूज करेंगे, क्लास नेम एंड स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करोगे। आप इसे ऑब्जेक्ट डॉट से भी एक्सेस कर सकते हो, मैं रीगल क्लास का स्टूडेंट भी कह सकता हूं और मैं स्पेसिफिकली आपके साथ भी बात कर सकता हूं, समझ रहे हो नहीं। तो जो स्टैटिक डेटा मेंबर्स है उन्हें एक्सेस करने की करेक्ट मेथड ये है क्लास नेम एंड स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, वी कॉल इट, कल बताया था मैंने क्या कहते हैं हम इसको, क्लास नेम और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, इसे क्या कहते हैं, बड़ा डेटा मेंबर हिकड़ा स्थित का नहीं, these are data members, is it a data member, no, डेटा मेंबर मतलब वेरिएबल्स होते हैं, क्लास नेम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर को एक नाम था, पता होना चाहिए आपको, इट इज मेंबरशिप आइडेंटिटी लेबल, इट्स मेंबरशिप आइडेंटिटी लेबल। ओके, तो स्टैटिक डेटा मेंबर एक्सेस करने हैं यू हैव टू गो विद क्लास नेम एंड स्कोप रिजोल्यूशन, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर एक्सेस करने हैं ऑब्जेक्ट और डॉट की जरूरत है। सिमिलरली when it comes to non-static member function, नॉन स्टॅटिक मेंबर फंक्शन, ऑनलाईन वाले हाय करा सगळे, ऐकू येते का बघा सगळ्यांना, स्क्रीन सुद्धा विजिबल आहे बरोबर। ओके, सो नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन, अब इसकी बात करते हैं, इसका एक सिंपल सा रूल है, इट ऑलवेज वर्क्स फॉर ऑब्जेक्ट, हेंस जब भी कॉल करना है इनको हमें ऑब्जेक्ट और डॉट यूज करना है, जब भी कॉल करना है, वेन एवर यू कॉल यूज ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर बिकॉज दे ऑलवेज वर्क फॉर ऑब्जेक्ट। और अब यहां पिक्चर में आता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ओओपी अबाउट नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन। ठीक है, रूल क्या कहता है देखो, नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शंस ऑलवेज वर्क फॉर ऑब्जेक्ट, किसके लिए काम करता है, ऑब्जेक्ट के लिए, हेंस वी कॉल देम यूजिंग ऑब्जेक्ट नेम एंड डॉट ऑपरेटर। अब जो ऑब्जेक्ट आप यूज करोगे उसे कॉल करने के लिए उसे कहा जाता है कॉलिंग ऑब्जेक्ट ऑफ फंक्शन। क्या कहा जाता है उसको, कॉलिंग ऑब्जेक्ट ऑफ फंक्शन, समझ रहे हो, ठीक है। ओके, अब कॉलिंग ऑब्जेक्ट ऑफ फंक्शन एक बार अवेलेबल हो गया तो फंक्शन क्या करता है ये समझो, मान लो हमारे पास एक प्रिंट फंक्शन है, ऊपर देखो यहां वी हैव num1 num2 एंड वी हैव शो, शो नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, ये बात आप समझ रहे हो। व्हाई डू वी कॉल इट नॉन स्टैटिक, क्योंकि स्टैटिक नहीं लगा उसको, अगर इस तरह से डिक्लेयर होता स्टैटिक वॉइड शो फिर वो स्टैटिक मेंबर फंक्शन बन जाता, फिर किसके लिए काम करता, क्लास के लिए। स्टैटिक एंटिटी ऑलवेज वर्क्स फॉर क्लास, ओके, नॉन स्टैटिक ऑलवेज वर्क्स फॉर ऑब्जेक्ट, और इधर ही गड़बड़ हो जाती है क्योंकि स्टैटिक बहुत आसान है, नो वेरिएशंस, नॉन स्टैटिक में थोड़े बहुत वेरिएशंस है, मैक्सिमम 2। ओके, तो अभी आपका शो जो है वो नॉन स्टैटिक है। ओके, नाउ लेट्स कॉल शो, शो अगर कॉल करना है तो क्या यूज करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, करेक्ट। देन आई विल कॉल हियर num1 डॉट शो, हम कॉल करेंगे num1 डॉट शो, बट बिफोर वी कॉल शो एक काम कर लेते हैं, num1 के xy को वैल्यू असाइन कर देते हैं। ओके, num1 डॉट x इज इक्वल टू 5 and num1 dot y is equal to 7, so this is 5, this is 7, and similarly num2 dot x is equal to 10 and num2 dot y is equal to 12, डन। ठीक है, 5 7 10 12, तो यहाँ 10 12 स्टोर हुआ, राइट। अगेन x and y are non-static, hence we are accessing them using object and dot operator। बहुत सिंपल सा रूल है, नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट, स्टैटिक क्लास, स्टैटिक क्लास नो वेरिएशन छोड़ दो, क्लास नेम स्कोप रिजोल्यूशन से एक्सेस करना है। नॉन स्टैटिक में क्या क्या है वो जरा समझते हैं। तो num1 num2 यूज करके xy एक्सेस किया, नाउ लेट्स कॉल शो फंक्शन, शो भी कैसे कॉल होगा,
num1 डॉट शो, करेक्ट। अब यहां पहले इस स्टेटमेंट को समझते हैं। num1 डॉट शो जब आपने लिखा, num1 बिकम्स द कॉलिंग ऑब्जेक्ट, num1 क्या हो जाएगा, कॉलिंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा, num1 बिकम्स द कॉलिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर रूल क्या कहता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ओपी क्या कहता है, कॉल्ड मेंबर फंक्शन ऑलवेज वर्क्स फॉर कॉलिंग ऑब्जेक्ट। कॉल्ड मेंबर फंक्शन किसके लिए काम करेगा, कॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगा, मतलब शो विल वर्क फॉर num1। अब इस स्टेटमेंट का मतलब है, ओके इसको समझो, व्हेन वी से शो इज वर्किंग फॉर num1, इट मींस num1 के नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स जो है वो शो के अंदर कैसे एक्सेसिबल होंगे, डायरेक्ट एक्सेसिबल होंगे। डायरेक्ट मतलब विदाउट ऑब्जेक्ट नेम एंड डॉट ऑपरेटर। अभी हमने रूल क्या देखा, एक्स एंड वाई नॉन स्टैटिक है, उन्हें एक्सेस करने के लिए हमेशा ऑब्जेक्ट और डॉट की जरूरत है, हमेशा किसकी जरूरत है, ऑब्जेक्ट और डॉट की जरूरत है, ओके। लेकिन व्हेन इट कम्स टू कॉल्ड मेंबर फंक्शन, जैसे कि शो, शो के अंदर अगर आप एक्स वाई डायरेक्ट एक्सेस करोगे तो वो होंगे कॉलिंग ऑब्जेक्ट num1 के, because num1 is the calling object, so num1 becomes the owner of show, so show is working for num1। तो शो जब बाय डिफॉल्ट काम करेगा वो ऑब्वियसली अपने ओनर के लिए काम करेगा, बाय डिफॉल्ट जब शो काम करेगा अपने ओनर के लिए काम करेगा। ओनर कौन होता है, कॉलिंग ऑब्जेक्ट, कॉलिंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ओनर ऑफ फंक्शन। ओके, कॉलिंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ओनर ऑफ द फंक्शन, डन। अगर किसी और ऑब्जेक्ट के लिए काम करवाना है तो फिर ऑब्जेक्ट और डॉट यूज करना पड़ेगा, लेकिन जब डायरेक्ट काम करेगा बिना किसी ऑब्जेक्ट के तो किसके लिए काम करेगा, ओनर ऑब्जेक्ट। ओनर ऑब्जेक्ट कौन होता है, कॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है। तो व्हेन यू से num1 डॉट शो, शो इज वर्किंग फॉर num1, इट मींस नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स ऑफ num1 आर डायरेक्टली एक्सेसिबल इन शो फंक्शन। डायरेक्टली मींस विदाउट ऑब्जेक्ट नेम एंड डॉट ऑपरेटर। इसका मतलब ये रहा कि शो के अंदर अगर आप एक्स वाई को प्रिंट करने जा रहे हो तो आपको ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एक्स वाई प्रिंट कर सकते हो। अब ये एक्स वाई किसके होंगे बताओ, कॉलिंग ऑब्जेक्ट ऑफ शो के रहेंगे, थ्योरेटिकली किसके रहेंगे, कॉलिंग ऑब्जेक्ट ऑफ शो। ठीक है, अभी तो num1 ने कॉल किया तो num1 के एक्स वाई प्रिंट होंगे। ओके, इफ आई वांट टू प्रिंट और आई वांट टू शो द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई ऑफ num2, फिर क्या करना पड़ेगा, num2 से शो को कॉल करेंगे। सो स्टेटमेंट विल बी num2 डॉट शो, यस, स्टेटमेंट विल बी num2 डॉट शो। समझ रहे हो, ठीक है, ओके। सो num2 डॉट शो जब करोगे, शो फंक्शन विल वर्क फॉर num2, num2 विल बी द कॉलिंग ऑब्जेक्ट, और कॉलिंग ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहता है, ओनर होता है। कॉलिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है, ओनर होता है। तो सेकंड वाले स्टेटमेंट में शो के अंदर जो एक्स वाई प्रिंट होंगे वो किसके रहेंगे, num2 के रहेंगे। सही है, क्लियर हुआ, ठीक है, ओके। दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ओओपी, यू अंडरस्टैंड दैट। दो चीजें आपको याद रखनी है, पहला है नॉन स्टैटिक मेंबर्स हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए काम करते हैं। अगर नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर है तो नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स को मेमोरी हमेशा किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एलोकेट होती है। तो जब भी नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर को एक्सेस करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन से ऑब्जेक्ट के नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स एक्सेस करना चाहते हो। ओके, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर। व्हेन इट कम्स टू मेंबर फंक्शन, तो आपको पता होना चाहिए अगर वो नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, it will always work for object, there will be some calling object, okay। फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ओओपी आता है, if there is a calling object then called member function always works for that calling object, हमेशा उस calling object के लिए काम करेगा। what does that mean, it means non-static data members of calling object are directly accessible in called member function।
अगर एग्जाम्पल थ्रू याद रखने की कोशिश करोगे दैट इज वेरी इजी। ये जो रूल्स आपको टेक्निकली मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, क्योंकि ये चीजें फटाफट याद नहीं रहती। कॉल्ड मेंबर फंक्शन कौन है, कॉलिंग ऑब्जेक्ट कौन है, स्टॅटिक डेटा मेंबर कौन है, नॉन स्टॅटिक डेटा मेंबर कौन है, पटपट पटपट गोष्टी रिकॉल व्हायला पाहिजे, त्या होत नाही। तो एग्जाम्पल थ्रू याद रखो। एग्जाम्पल क्या कहता है, देखो नॉन स्टॅटिक डेटा मेंबर्स कौन है इसमें, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, दे आर नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स। वो इज नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन, शो इज नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन। ओके, अब एक्स एंड वाई अगर नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर है तो उन्हें मेमोरी हमेशा कहां पे एलोकेट होगी, मेमोरी हमेशा कहां पे एलोकेट होगी। अगर एक्स एंड वाई नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर है तो मेमोरी कहां पे एलोकेट होगी, या फिर ये बताओ कि उन्हें मेमोरी कब एलोकेट होगी, ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे। तो कहां पे एलोकेट होगी, मतलब हर ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ही मेमोरी एलोकेट होगी। सही बात है, ओके ठीक है। अब चलो शो की बात करते हैं। शो इज नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन। ओके, तो इसे कैसे कॉल करोगे, डायरेक्ट या ऑब्जेक्ट और डॉट से? ऑब्जेक्ट डॉट से। क्यों ऑब्जेक्ट डॉट से कॉल करना पड़ेगा, नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन है। अगर स्टैटिक मेंबर फंक्शन होता तो कैसे कॉल करते हैं, क्लास नेम स्कोप रिजोल्यूशन। अभी नॉन स्टैटिक है शो, सो वी विल कॉल इट यूजिंग ऑब्जेक्ट एंड डॉट। इट मींस शो जब भी कॉल होगा उसके पास एक कॉलिंग ऑब्जेक्ट होगा। बिना कॉलिंग ऑब्जेक्ट के एग्जीक्यूटर शो के अंदर जा ही नहीं सकता। दैट इज द ओनली रूल ऑफ ओओपी। बिना कॉलिंग ऑब्जेक्ट के नॉन स्टैटिक फंक्शन के अंदर नहीं जा सकते। So whenever executor goes to non-static member function, there is always a calling object. Okay, अब calling object है तो उसका रूल क्या है, calling object के non-static data members are directly accessible from called member function. Directly मतलब कैसे, without object name and dot operator। इधर xy एक्सेस किए, पर कैसे एक्सेस किए, ऑब्जेक्ट और डॉट से। इधर एक्स वाई एक्सेस किए, कैसे एक्सेस किए, डायरेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट एंड डॉट। तो डायरेक्टली एक्सेस्ड डेटा मेंबर्स इन नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन किसके होते हैं, फिर से एक बार सुनो, डायरेक्टली एक्सेस्ड नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स इनसाइड नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन किसके होते हैं, कॉलिंग ऑब्जेक्ट। डायरेक्टली एक्सेस्ड नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स यानी एक्स एंड वाई इनसाइड नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन यानी शो किसके होते हैं, कॉलिंग ऑब्जेक्ट के होते हैं। करेक्ट, दे आर ऑफ कॉलिंग ऑब्जेक्ट। डन, ठीक है, बहुत आसान है, बस हमें टर्म्स याद रखनी है। कौन सी, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स, नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शंस, कॉलिंग ऑब्जेक्ट, स्टैटिक मेंबर फंक्शन, स्टैटिक डेटा मेंबर्स। 5 टर्म्स याद रखनी है, और फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ओओपी, वो क्लियर हो गया। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ओओपी कहता है कॉलिंग ऑब्जेक्ट के नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स कॉल्ड मेंबर फंक्शन होते हैं। डायरेक्ट मींस विदाउट ऑब्जेक्ट नेम एंड डॉट ऑपरेटर। डन, ठीक है, ओके। तो अब एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम नंबर के एक्स वाई को स्कैन और प्रिंट करने का काम करेंगे, और उसके लिए मेंबर फंक्शन लिखेंगे। मेंबर फंक्शन डिफाइन करने का एक सिंपल सा रूल है, लॉजिकल रूल है, हमेशा याद रखना। आप कोई भी फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते, देयर मस्ट बी सम लॉजिकल रिलेशन बिटवीन क्लास एंड फंक्शन। तो आपके क्वेश्चन में यूजुअली क्वेश्चन दिया होता है जिसे हम सॉल्व करते हैं, राइट, जैसे कि इंप्लीमेंट स्टैक, इंप्लीमेंट सिंगली लिंक्ड लिस्ट, स्टोर स्टूडेंट्स इन योर डेटाबेस and perform the following operations, add student, delete student, search student, update data of student। ये वाले प्रोग्राम हम करेंगे आगे डेटा स्ट्रक्चर में। तो इस क्वेश्चन में कुछ काम दिए होते हैं आप, हर काम कहता है ओओपी में, हर काम के लिए हमें एक मेंबर फंक्शन डिफाइन करना है। फॉर एवरी टास्क वन मेंबर फंक्शन। आपको बस वो टास्क समझने हैं कि भाई हमें क्या क्या टास्क परफॉर्म करने हैं अपने क्लास में। देन पर टास्क आपको क्या करना है, एक मेंबर फंक्शन डिफाइन कर देना है।
तो अब हमें सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व करना है। नंबर क्लास के एक्स वाई फॉर टू ऑब्जेक्ट्स हम स्कैन करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो कौन कौन से टास्क हमें परफॉर्म करने हैं? स्कैन करना है, प्रिंट करना है। पर टास्क वन मेंबर फंक्शन। सो हाउ मेनी मेंबर फंक्शंस इन द क्लास? टू। एक स्कैन वाला, एक प्रिंट वाला, हो गया। ठीक है, अब ये भी सोचना है स्कैन और प्रिंट जो काम कर रहे हैं वो एक्स वाई को स्कैन करेंगे, एक्स वाई को प्रिंट करेंगे। तो स्कैन और प्रिंट स्टैटिक डेटा मेंबर के साथ काम कर रहा है या नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर के साथ काम कर रहा है? नॉन स्टैटिक। तो स्कैन और प्रिंट दोनों क्या होनी चाहिए? नॉन स्टैटिक। अनदर लॉजिकल रूल ऑफ ओओपी, अगर आपका फंक्शन नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर के साथ काम कर रहा है दैट फंक्शन मस्ट बी नॉन स्टैटिक, अदरवाइज मेक इट स्टैटिक। स्टैटिक के साथ काम करना एज कंपेयर टू नॉन स्टैटिक कॉस्टली नहीं होता। ओके, अकॉर्डिंग टू टाइम वो बहुत आसान हो जाता है स्टैटिक के साथ काम करना। ऑब्जेक्ट के साथ काम करना थोड़ा कॉस्टली रहता है। तो अगर पॉसिबल है गो विथ स्टैटिक, बट उसमें भी लॉजिक है। क्या लॉजिक है? अगर ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक डेटा है इट मस्ट बी नॉन स्टैटिक, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर के साथ काम करना है दैट फंक्शन मस्ट बी नॉन स्टैटिक। क्लियर हुआ? ठीक है, फिर से एक बार सुनो। अगर कोई प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक है तो उस प्रॉपर्टी के लिए वेरिएबल नॉन स्टैटिक होना चाहिए, और अगर कोई फंक्शन उस नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर पे काम कर रहा है तो वो फंक्शन भी नॉन स्टैटिक होना चाहिए। सिंपल है। ठीक है, यूजुअली हम जितने क्लासेस और फंक्शंस डिफाइन करेंगे उसमें सारे फंक्शंस मैक्सिमम नॉन स्टैटिक ही रहेंगे। ओके, और जब तक हम डेटा स्ट्रक्चर खत्म करेंगे यू विल इवेंचुअली अंडरस्टैंड ऑल द लॉजिकल थिंग्स ऑफ ओओपी। ओओपी जो है वो सिंटैक्स से ज्यादा रियल लाइफ को समझने वाली बात है। कोई भी कॉन्सेप्ट ले लो, इट इज इंस्पायर्ड बाय सम रियल लाइफ इवेंट्स, जैसे कि इनहेरिटेंस है। समझ रहे हो कि नहीं? इंस्पायर्ड है फ्रॉम रियल लाइफ। ठीक, कोई भी कॉन्सेप्ट ले लो आप, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, सारे ले लो, एवरीथिंग कैन बी मैच्ड विद रियल लाइफ। ओके, बट चलो ठीक है, अपना अपना अंडरस्टैंडिंग होता है। तो अब हमें क्या करना है, क्लास नंबर जो है उसके लिए डेटा स्कैन और प्रिंट करना है। क्लास नंबर को अब डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स से वी हैव क्लास नंबर। क्लास नंबर में पब्लिक में होगा इंट एक्स कमा वाई। अब हमें एक्स वाई का जो डेटा है वो स्कैन करना है। एक्स वाई का जो डेटा है वो क्या करना है, वो स्कैन करना है। इसके लिए हमें चाहिए स्कैन फंक्शन, और स्कैन नॉन स्टैटिक होना चाहिए, ये भी हमने डिसाइड किया क्योंकि वो नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर को स्कैन कर रहा है। ओके, सो आई विल से void scan। अब हमें इधर ये सोचना है अगर स्कैन फंक्शन नॉन स्टैटिक है तो ये जब भी कॉल होगा उसके पास कॉलिंग ऑब्जेक्ट होगा, और उस कॉलिंग ऑब्जेक्ट के जो डेटा मेंबर्स है वो स्कैन के अंदर डायरेक्ट एक्सेसिबल रहेंगे। कॉलिंग ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा मेंबर्स क्या होंगे? स्कैन का जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर डेटा मेंबर्स क्या रहेंगे? नहीं नहीं, थ्योरेटिकल आंसर नहीं है। एग्जाम्पल देखो और बताओ डायरेक्टली। अगर स्कैन को कोई ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, लेट्स से num1 इज कॉलिंग स्कैन, तो num1 के अंदर कौन होगा? एक्स एंड वाई। करेक्ट, num1 के अंदर होगा एक्स एंड वाई। वो एक्स एंड वाई स्कैन के अंदर डायरेक्ट एक्सेसिबल हो जाएंगे अगर num1 कॉल कर रहा है। तो हम स्कैन में डायरेक्ट एक्स वाई को स्कैन कर लेंगे। आई विल से सी आउट एंटर एक्स एंड वाई एंड सी इन, क्या लिखेंगे? एक्स वाई। करेक्ट, और ये हो गया स्कैन। ऐसा ही एक प्रिंट फंक्शन भी आएगा। प्रिंट फंक्शन एक्स वाई को प्रिंट करेगा। अगेन प्रिंट इज वर्किंग विथ नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स, तो प्रिंट भी खुद क्या होना चाहिए? नॉन स्टैटिक होना चाहिए। void print। ओके, फिर से लॉजिक वही है, नॉन स्टैटिक है, एक कॉलिंग ऑब्जेक्ट रहेगा, कॉलिंग ऑब्जेक्ट के एक्स वाई प्रिंट के अंदर डायरेक्ट एक्सेसिबल रहेंगे, तो स्टेटमेंट क्या रहेगा?
सी आउट एक्स वाई, और ये हो गया। ठीक है, और आपका क्लास जो है वो यहां कंप्लीट होगा, बाद में एक सेमीकोलन कंपलसरी। नाउ लेट्स डिफाइन मेन फंक्शन। ओके, सो लेट्स से वी हैव इंट मेन। ओके, हमारे पास है मेन फंक्शन। ओके, और मेन के अंदर अब हमें दो ऑब्जेक्ट के साथ काम करना है। सो आई विल से नंबर num1 कॉमा num2। ओके, num1 num2 जो हमने क्रिएट कर लिया। num1 num2 मेन के अंदर डिक्लेयर हुए हैं, मतलब वो मेन फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स होंगे। num1 num2 के अंदर किसको मेमोरी मिली होगी? एक्स एंड वाई को मेमोरी मिली होगी, करेक्ट। num1 num2 के अंदर एक्स एंड वाई को मेमोरी मिली होगी। अब हमें num1 num2 के लिए एक्स वाई स्कैन करने हैं। तो दो ऑप्शन है अपने पास, एक तो मेन फंक्शन में आप स्कैन वाला स्टेटमेंट लिख सकते हो, लेकिन हमने सीन वाला स्टेटमेंट इधर स्कैन के अंदर लिखा हुआ है। तो अब num1 का डेटा स्कैन करने के लिए बस हमें क्या करना है? कॉल करना है। तो क्या लिखेंगे यहां पे? num1 डॉट स्कैन, करेक्ट। तो अब स्कैन फंक्शन का कॉलिंग ऑब्जेक्ट कौन हुआ? num1। ओके, तो रूल क्या कहता है? स्कैन फंक्शन विल वर्क फॉर num1 बिकॉज num1 इज द कॉलिंग ऑब्जेक्ट। मतलब num1 के एक्स वाई स्कैन अंदर डायरेक्ट एक्सेसिबल हो जाएंगे। तो ये एक्स वाई अभी num1 के होंगे, और num1 के एक्स वाई का जो डेटा है वो इधर स्कैन हो जाएगा। ठीक है, अब num1 का डेटा स्कैन हो चुका, आगे किसका करना है? num2 का। तो num2 का डेटा स्कैन करने के लिए फिर से एक स्कैन फंक्शन चाहिए। तो सेम स्कैन हम यूज करेंगे या और एक स्कैन डिफाइन करना पड़ेगा? सेम स्कैन रहेगा, बस कॉलिंग ऑब्जेक्ट चेंज होने वाला है। ओके, तो यहां पे बस स्टेटमेंट क्या रहेगा अपना? num2 डॉट स्कैन, num2 डॉट स्कैन, डन। ठीक है, ओके। अब num1 num2 का डेटा जो है वो स्कैन हो चुका, अब हमें उस डेटा को प्रिंट करना है। ओके, तो प्रिंट करने के लिए बस हमें प्रिंट फंक्शन को कॉल करना है। तो स्टेटमेंट रहेगा, अगर num1 का डेटा प्रिंट करना है आई विल कॉल num1 डॉट प्रिंट, और num2 का डेटा प्रिंट करने के लिए हम क्या कहेंगे? num2 डॉट प्रिंट। अब सवाल ऐसा है कि स्कैन फंक्शन के अंदर जो वैल्यूज स्कैन हुई है, क्या वही वैल्यूज प्रिंट फंक्शन प्रिंट करेगा? यस, वही वैल्यू प्रिंट करेगा, क्योंकि कॉलिंग ऑब्जेक्ट कॉमन है। व्हेन यू से num1 डॉट स्कैन num1 डॉट प्रिंट, दोनों फंक्शन एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, राइट। तो num1 जो है वो स्कैन को कॉल कर रहा है, num1 जो है वो प्रिंट को कॉल कर रहा है। तो स्कैन और प्रिंट दोनों सेम ही ऑब्जेक्ट को रेफर करेंगे, सेम ऑब्जेक्ट विल बी देयर ओनर। तो स्कैन ने जो एक्स वाई स्कैन किया वही एक्स वाई प्रिंट प्रिंट कर देगा। ओके, num2 के साथ भी वही होगा, और यहां आपका फंक्शन कंप्लीट हुआ। बस वो जो कॉमन ऑब्जेक्ट वाली कॉन्सेप्ट है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट num1 डॉट स्कैन एंड num1 डॉट प्रिंट। समझ गए हो? ठीक है, ऑनलाइन वाले कड़ल का पहा, जो रूल्स मैंने आपको बताए वो लेक्चर देख के बाद में आराम से लिख लेना। अभी ये कि एग्जाम्पल बस खुद से लिख लो नोटबुक में, क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाला। ऑनलाइन वाले ले आ रहे?
ऑनलाइन वाली ले रही? हो गया? बघा बरं समजते का? ओके, चलो अब आगे चलते हैं. सी, एक सिंपल सा क्वेश्चन सबके लिए सॉल्व करून टाकायचं पटकन. बघा, दो डिस्टन्सेस स्कॅन करने हैं इन किलोमीटर एंड मीटर. कन्वर्ट देम इन टोटल मीटर्स. अब आपको क्लास डिसाइड करना है, डेटा मेंबर्स डिसाइड करने हैं, मेंबर फंक्शंस डिसाइड करने हैं, कोड कंप्लीट करना है. करून टाका. कसंही असलं काही प्रॉब्लेम नाही, बट एक नेमिंग कन्व्हेन्शन होता है, फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल. ये लॉजिकल रूल है, सिंटैक्टिकल नहीं है. चला, हो गया. ऑनलाईन वाली झालं का रे? सोपं आहे म्हणून सोडून द्यायचं नाही रे, पटकन प्रोग्राम लिहून टाकायचा. काय अवघड नसतंय, आळशीपणा करायचं नाही. चलो ठीक है, तो अब क्लास का नाम क्या डिसाइड किया? डिस्टेंस, ऑब्वियसली करेक्ट. क्लास डिस्टेंस, ओके. व्हाट शुड बी द डेटा मेंबर्स? किलोमीटर एंड मीटर शुड बी द डेटा मेंबर्स. ओके. अब इसमें एक टोटल मीटर एंटिटी भी दी हुई है, बट टोटल मीटर डेटा मेंबर हो सकता है क्या? ऑनलाइन वाले तुम्हाला काय वाटतंय, टोटल मीटर्स डेटा मेंबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. टोटल मीटर इज द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस. तो टोटल मीटर को डेटा मेंबर नहीं लेना है. टोटल मीटर इज योर रिक्वायरमेंट. बेसिक डिस्टेंस की प्रॉपर्टीज क्या है? किलोमीटर एंड मीटर, these are the properties of distance. Total meter is not the property of distance. Total meter is the operation performed on the distance. Okay, so total meter के लिए हम फंक्शन डिफाइन करेंगे, राइट? डेटा मेंबर नहीं लेंगे. तो चलो अब दो डेटा मेंबर्स यहां डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट किलोमीटर एंड मीटर. और अब अपने फंक्शंस, पहला तो है स्कैन, वॉइड स्कैन. यूजर को प्रॉपर मैसेजेस देने हैं, हमेशा याद रखना. सी आउट
एंटर किलोमीटर एंड मीटर, फिर उसको स्कैन कर लो, सी इन किलोमीटर एंड मीटर। फिर हमें क्या करना है, टोटल मीटर्स में कन्वर्ट कर देना है। सो आई विल डिफाइन फंक्शन void convert एंड देन विल सी आउट। अब कन्वर्ट फंक्शन जो है, बाकी सारी चीजें क्लियर है ना। कन्वर्ट को हमने नॉन स्टैटिक क्यों किया, स्कैन को हमने नॉन स्टैटिक क्यों किया, क्योंकि वो काम किसके साथ कर रहे हैं, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स के साथ। ओके, तो कन्वर्ट के अंदर किलोमीटर मीटर जो है वो कॉलिंग ऑब्जेक्ट वाले डायरेक्ट एक्सेसिबल हो जाएंगे। ओके, तो हम यहां लिखेंगे सी आउट टोटल मीटर्स इज इक्वल टू से सी आउट किलोमीटर इंटू 1000 प्लस मीटर, और ये हो गया। अब डिस्टेंस प्रिंट करने के लिए भी आप एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, void print, बट अभी जरूरत है नहीं। ओके, नाउ लेट्स गो टू मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन कहता है इंट मेन, आपको कितने डिस्टेंसेस यूजर से स्कैन करने के लिए कहा है, 2। तो 2 डिस्टेंस का मतलब क्या है, एक ही ऑब्जेक्ट 2 बार स्कैन कन्वर्ट करेंगे, या फिर 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं। लॉजिकली ये पॉसिबल है, एक ऑब्जेक्ट और फिर 2 बार स्कैन 2 बार कन्वर्ट, दैट इज इलॉजिकल। सिंटैक्टिकली करेक्ट है, बट ये इलॉजिकल रहेगा। अगर कहा है आपको 2 डिस्टेंसेस, मतलब 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना एक्सपेक्टेड है, सो इट मस्ट बी डिस्टेंस dist1 dist2। ओके, देन dist1 का डेटा हम स्कैन करेंगे, इट शुड बी dist1 डॉट स्कैन, देन dist2 डॉट स्कैन, दोनों का डेटा स्कैन किया और फिर दोनों को हम कन्वर्ट करेंगे, dist1 डॉट कन्वर्ट एंड dist2 डॉट कन्वर्ट, दैट्स इट, हो गया। क्लियर है, ठीक आहे, बघा बरं समजले का। कॉपी पेस्ट करू नका रे, प्रोग्राम कॉपी पेस्ट नाही करायची बरं का, स्वतः लिहायची। नाही जमलं तर बघायचं एक्सप्लेनेशन आणि पुन्हा स्वतः लिहायचा प्रयत्न करायचा। बोर्डवर बघायचं कॉपी करायचं त्यांनी नाही होणार। ओके, बघा क्लियर आहे सगळं, राइट। सो दैट इज हाउ वी वर्क विथ नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स। ओके, ठीक है, अब आगे चलते हैं। सी, एक वेरिएशन है, मान लो नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर 2 ऑब्जेक्ट है अपने पास। कितने ऑब्जेक्ट्स है, 2 ऑब्जेक्ट्स है। ओके, यहीं पे लिख लेते हैं सी, लेट्स गो विद द प्रिंट फंक्शन। ओके, स्कैन किया और अब हम प्रिंट फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, लेट्स से void print, और प्रिंट को डिस्टेंस वाला ही एक ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर हमने ले लिया। फैमिलियर विद पैरामीटर पासिंग, हमने पिछले 2-3 लेक्चर में कहीं भी तो पैरामीटर पासिंग देखा था, बाय वैल्यू पैरामीटर पासिंग, और दूसरा कौन सा था, बाय रेफरेंस। ओके, सेम कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट्स पे भी एप्लीकेबल हो जाती है, बाय वैल्यू बाय रेफरेंस। अभी जो पैरामीटर पासिंग हुआ ये कैसे हुआ, बाय वैल्यू हुआ। बाय वैल्यू मतलब वैर में जो भी चेंज करोगे एक्चुअल पैरामीटर में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, बाय रेफरेंस में चेंजेस रिफ्लेक्ट होने वाले हैं। ओके, तो अब डिस्टेंस वैर प्रिंट को यहां से कॉल कर लेते हैं। लेट्स से डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 का डेटा स्कैन हुआ, एंड देन आई विल से dist1 डॉट प्रिंट, और प्रिंट को एक ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर पास करना है, मैंने पास किया dist2। अब सोचो, प्रिंट फंक्शन के अंदर जब एग्जीक्यूशन शुरू होगा तो प्रिंट के पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स होंगे, टोटल 2 ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, एक कॉलिंग ऑब्जेक्ट dist1, दूसरा पैरामीटर वाला ऑब्जेक्ट dist2 जो वैर में स्टोर हुआ है। ओके, अब सोचो अगर मैं कहूं सी आउट किलोमीटर मीटर, अब ये dist1 के होंगे या फिर dist2 यानी वैर के होंगे, dist1।
क्योंकि डायरेक्टली एक्सेसिबल डेटा मेंबर्स ये सिर्फ कॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है। वेर जो है वो पैरामीटर वाला ऑब्जेक्ट है, और पैरामीटर वाले जो ऑब्जेक्ट्स है उनके डेटा मेंबर्स आप ऑब्जेक्ट और डॉट से एक्सेस कर सकते हो। सो सी आउट किलोमीटर मीटर जो है ये होगा कॉलिंग ऑब्जेक्ट dist1 का, और फिर dist2 के किलोमीटर मीटर प्रिंट करने के लिए हमें वेर के किलोमीटर मीटर प्रिंट करने होंगे। सो आई हैव टू राइट हियर सी आउट वेर डॉट किलोमीटर वेर डॉट मीटर। लॉजिकली ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रिंट फंक्शन शुड वर्क फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट, एवरी मेंबर फंक्शन, और एवरी फंक्शन मेंबर हो, स्टैटिक हो, या फिर इंडिपेंडेंट फंक्शन हो। इंडिपेंडेंट फंक्शंस भी होते हैं, जैसे कि मेन फंक्शन। मेन फंक्शन इज ऑलवेज एन इंडिपेंडेंट फंक्शन, वो किसी भी क्लास से बिलोंग नहीं करता। तो फंक्शन की एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, इट शुड वर्क विथ मिनिमम नंबर ऑफ पैरामीटर्स और वैल्यूज। समझ रहे हो? जैसे कि अगर आपको 5 ऑब्जेक्ट्स की एडिशन करनी है तो हम ऑब्वियसली ऐड नाम का फंक्शन डिफाइन करेंगे। बट जब ऐड फंक्शन के साथ आप काम कर रहे हो तो एट ए टाइम ऐड के पास कितने ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए? दैट शुड बी मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर द एडिशन। एडिशन के लिए मिनिमम कितने चाहिए? 2 चाहिए। तो ऐड फंक्शन को हमें 2 ही ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन करना है, सो दैट हम उसे 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20 कितने भी ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं। बस रिपीटेडली क्या करना है? कॉल करते रहना है। 5 ऑब्जेक्ट की एडिशन करनी है तो पहले दूसरे की करो, फिर ऐड कॉल करके तीसरा ऑब्जेक्ट ऐड करो, फिर ऐड कॉल करके चौथा ऑब्जेक्ट ऐड करो, फिर ऐड कॉल करके 5वां ऑब्जेक्ट ऐड करो। तो एवरी फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड फॉर मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि स्कैन है, स्कैन को कितने ऑब्जेक्ट की, मिनिमम कितने ऑब्जेक्ट की जरूरत है? 1। तो 1 ऑब्जेक्ट के लिए उसको डिफाइन करो, सो दैट आपके पास कितने भी ऑब्जेक्ट हो आप उन्हें स्कैन कर सकते हो। अगर मैंने स्कैन को 3 ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन किया, 1 कॉलिंग ऑब्जेक्ट, 2 पैरामीटर वाले ऑब्जेक्ट, और मैं कह रहा हूं कि मेरा एक स्कैन 3 ऑब्जेक्ट को स्कैन कर रहा है एट ए टाइम, सिंटैक्टिकली करेक्ट है, बट वो फंक्शन यूज करके क्या आप 5 ऑब्जेक्ट का डेटा स्कैन कर पाओगे? नहीं, या तो 3 का होगा या फिर 6 का होगा, या उसी 3 के मल्टीपल में चलता रहेगा। दैट इज नॉट जनरलाइज्ड फंक्शन। तो फंक्शन जनरलाइज्ड रहे इसलिए you have to define your function so that it will work for minimum number of objects at a time, so that it can work for n number of objects at a time, minimum number of objects, so that it can work for n number of objects। बस रिपीटेडली कॉल करते रहना है। जैसे कि अभी मैंने कहा 5 ऑब्जेक्ट की एडिशन करनी है, सो 5 इज द n। तो जब एडिशन डिफाइन करोगे तो कितने ऑब्जेक्ट्स के लिए करोगे? 2 इज द मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सो दैट अब आपका ऐड फंक्शन 5 ऑब्जेक्ट के लिए भी काम कर सकता है। बस क्या करना है आपको? रिपीटेडली उसको कॉल करते रहना है। ओके, ठीक है। इससे प्रोग्राम बहुत आसान हो जाता है। चलो ठीक है, तो पैरामीटर पासिंग भी क्लियर हो गया। डन। ऑब्जेक्ट कैसे एज ए पैरामीटर भेजेंगे ये बात समझ गए हो, कोई चेंज नहीं है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में हमने जो पैरामीटर पासिंग देखा था वही सारे रूल्स यहाँ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में भी एप्लीकेबल होंगे। कि आपने इंटीजर पैरामीटर पास करते वक्त जो रूल्स अप्लाई किए थे वैसे ही रूल्स आपको नंबर वाला ऑब्जेक्ट पास करते वक्त अप्लाई करने हैं। क्या क्या रूल्स थे? एक्चुअल फॉर्मल पैरामीटर्स थे। एक्चुअल पैरामीटर किसको कहोगे? एक्चुअल पैरामीटर किसको कहोगे? हाँ, 8वां। वेयर आर द एक्चुअल पैरामीटर्स? एक होते हैं एक्चुअल, दूसरे होते हैं फॉर्मल। किसको कहोगे एक्चुअल पैरामीटर्स? कहां पे होते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स? ही बेसिक माहित पाहिजे बरं का, एवढं हलक्यात घेण्यासारखी आता परिस्थिती राहिलेली नाही। आपको थोड़ा एक्स्ट्रा स्किलफुल होना जरूरी है। अभी हमारा वाला टाइम अलग था, तब चैट जीपीटी नहीं था। आपका वाला टाइम बहुत अलग है, अभी बहुत सारे हैं चैट जीपीटी के साथ साथ को पायलट वगैरह बहुत से आ गए हैं, और वो 4 लोगों का काम एक साथ कर रहे हैं। करेगा नहीं कर रहे हैं? ओके, देयर आर सम साइड इफेक्ट्स आल्सो। कुछ कंपनियों का बजट 12 महीने का 4 महीने में खत्म हो गया,
तो बैक ऑफ कर रही है वो कि नहीं चाहिए भाई, हम तो अपने बंदों के साथ ही काम करेंगे, क्योंकि वो अब कॉस्ट इफिशिएंट लग रहा है लोगों को एम्प्लॉय करना। तो आगे जाके कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो, राइट। जैसे हमें कभी पता नहीं था कि भाई जो हमने एवेंजर्स में देखा हुआ है टोनी स्टार्क के साथ, वो सच में आ जाएगा। मशीन तो काम कर ही रहा है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है आगे। तो आपकी स्किल्स बहुत एक्स्ट्रा होनी चाहिए, यू शुड स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। तो इसके लिए आपको बेसिक्स, म्हणजे कधी झोपेतनं उठला तरी तुम्हाला ते माहीत असलं पाहिजे की ओके व्हॉट आर ॲक्च्युअल पॅरामीटर्स, फटाफट मेंदूला विचार करायची गरज पण नाही पडली पाहिजे। तो कहाँ पे होते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स? दे आर एट फंक्शन कॉल। एंड वेयर आर फॉर्मल पैरामीटर्स? दे आर एट फंक्शन डेफिनेशन। ओके, you know call, you know definition, right? So this is function call, this is definition। तो ये जो है भाई साहब, ये है फॉर्मल पैरामीटर, और ये भाई साहब कौन है? एक्चुअल पैरामीटर। ओके, अब रूल्स क्या कहते हैं? पहला रूल है एक्चुअल पैरामीटर के डेटा टाइप मेंशन नहीं करने हैं, मतलब वो dist2 जो उधर लिखा है उसके डेटा टाइप मेंशन नहीं करने, करोगे इट बिकम्स फंक्शन डिक्लेरेशन। ओके, अब आगे नेक्स्ट 2 रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ एक्चुअल पैरामीटर्स एंड नंबर ऑफ फॉर्मल पैरामीटर्स मस्ट बी सेम, स्ट्रिक्टली सेम, otherwise generates error। okay, second rule, data type of actual and formal parameter must be sequentially same। कैसे सेम होने चाहिए? sequentially same होने चाहिए, करेक्ट। ओके, तो अगर इसका डेटा टाइप डिस्टेंस है तो इसका भी क्या होना चाहिए? डिस्टेंस होना चाहिए। नेक्स्ट, जो फॉर्मल पैरामीटर है वो अपने फंक्शन का लोकल वेरिएबल होता है। फिर हमें रूल पता है लोकल वेरिएबल का, एक फंक्शन का लोकल वेरिएबल दूसरे फंक्शन के लोकल वेरिएबल को अफेक्ट नहीं कर सकता। फॉर्मल पैरामीटर वैर अपने फंक्शन का लोकल वेरिएबल है, एक्चुअल पैरामीटर dist2 अपने फंक्शन का लोकल वेरिएबल है। तो वैर में किया हुआ कोई भी चेंज dist2 में रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता, बिकॉज दे आर लोकल वेरिएबल्स ऑफ देयर ओन फंक्शन। लोकल वेरिएबल होने की वजह से उनके नाम सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर। सेम होंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंट होंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये पैरामीटर पासिंग के रूल्स आपको पता होने चाहिए। ओके, सो हाउ टू पास ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, डन। अब आगे चलते हैं। ऑब्जेक्ट के रेफरेंसेस भी क्रिएट हो सकते हैं, यू नो दैट। वेरिएबल के रेफरेंसेस क्रिएट होते हैं। रेफरेंस का मतलब क्या है? निकनेम्स। ओके, उसमें हमने कॉन्सेप्ट देखी थी, एक ओरिजिनल वेरिएबल और लेट्स से ओनर वेरिएबल, एंड अदर इज रेफरेंस वेरिएबल। जैसे कि इफ वी हैव x and y, x is the owner variable referring to this memory, y is the reference variable referring to the memory of x। after that x and y both are normal variables। अब ये क्रिएट कैसे होंगे? तो पहले तो x आपने क्रिएट किया होगा, लेट्स से 5, इधर आया 5, y एज ए रेफरेंस ऑफ x क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट होगा? y एज ए रेफरेंस, एंड होना चाहिए, इंट होना चाहिए, और जब क्रिएट कर रहे हो तभी बताना है कि x का रेफरेंस है। सिमिलरली if you have number num, okay, तो num बनेगा num के अंदर रहेंगे x and y। okay, let's say num dot x is equal to 5, num dot y is equal to 7। तो इधर आया 5, इधर आया 7। then I will say ref is the reference of num, ref is the reference of num। ओके, कैसे क्रिएट होगा? रेफरेंस ऑपरेटर चाहिए, डेटा टाइप सेम होना चाहिए, डेटा टाइप इज नंबर, और जब क्रिएट कर रहे हो तभी उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, इज इक्वल टू नम, हो गया, बाकी सब सेम है। तो जब आप उसको बाय रेफरेंस पैरामीटर पासिंग करोगे तब भी सारे रूल सेम है। अगर बाय रेफरेंस किया तो फॉर्मल पैरामीटर जो है वो रेफरेंस बनेगा, फिर उसमें जो भी चेंजेस होंगे वो सारे
एक्चुअल में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। बाकी एक्सेस करने वाली मेथड सेम है। नाउ रेफ इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट, नम इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट। सो इफ आई से रेफ डॉट एक्स इज इक्वल टू 10, तो रेफ के एक्स में 10 स्टोर हुआ, मतलब किसके एक्स में 10 स्टोर हुआ? नम के एक्स में 10 स्टोर हुआ। तो इफ आई से सी आउट नम डॉट एक्स, क्या प्रिंट करेगा? 10 स्टोर कर देगा, 10 प्रिंट कर देगा। डन। फोकस मेमोरी पे होना चाहिए और फिर सारे रूल्स अपने आप क्रिएट हो जाते हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, प्रोग्रामिंग जो है पूरा, दैट्स ऑल अबाउट मेमोरी। मेमोरी इंटरनल्स है और उस मेमोरी को मैनेज करने के लिए जो एक्सटर्नल लिखे गए हैं दैट इज प्रोग्राम। ओके, तो प्रोग्राम जो है, मतलब यू आर ए डॉक्टर एंड योर प्रोग्राम इज द पेशेंट। अब पेशेंट को एग्जैक्टली क्या हुआ है ये समझने के लिए डॉक्टर को सबसे पहले क्या करना पड़ता है? या तो ब्लड टेस्ट करने पड़ते हैं, या फिर अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट रहा तो एक्सरे, एमआरआई सब कुछ करके देखना पड़ता है। दैट्स ऑल अबाउट कि अंदर क्या चल रहा है। अंदर क्या चल रहा है मतलब मेमोरी में क्या चल रहा है। तो अगर आपको अपना पेशेंट ठीक से समझना है तो आपको उसके अंदर क्या चल रहा है ये पता होना जरूरी है। ओके, दैट इज मेमोरी। इसलिए हमेशा कहता हूं कि मेमोरी पे फोकस होना चाहिए, राइट? सो फैमिलियर विथ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। डन, ठीक है, ओके। अब एक स्टैटिक वाला एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। बस हमें इन सारे कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होगी। लेट्स से वी हैव क्लास नंबर और अब हमारे पास है पब्लिक इंट एक्स, स्टैटिक इंट वाई। ओके, और ये कंप्लीट हुआ। अब आपके पास एक इंट एक्स है और एक स्टैटिक इंट वाई है। स्टैटिक वाला पहला रूल है, अगर आप स्टैटिक डेटा मेंबर क्लास के अंदर डिक्लेयर कर रहे हो, क्लास के बाहर उसे फिर से एक बार डिफाइन करना पड़ता है यूजिंग मेंबरशिप आइडेंटिटी लेबल। ओके, ठीक है। तो स्टैटिक इंट वाई अगर इधर लिखा है तो यहां बाहर हमें डिफाइन करना पड़ेगा इंट वाई है, बट वाई बिलोंग्स टू विच क्लास? नंबर। तो यू हैव टू यूज नंबर स्कोप रिजोल्यूशन वाई सेमीकोलन। अगर आपको स्टैटिक डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करना है तो आप यहीं पे इनिशियलाइज कर सकते हो, एट द डिक्लेरेशन आउटसाइड द क्लास। इनसाइड द क्लास डेटा मेंबर हम इनिशियलाइज कर ही नहीं सकते C++ में, नॉट पॉसिबल, अलाउड ही नहीं है। कुछ वर्जन्स में अलाउड है, बट हम जो यूज कर रहे हैं DevCpp उसमें अलाउड नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। ओके, तो डेटा मेंबर्स को एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन आप इनिशियलाइज नहीं कर सकते। स्टैटिक डेटा मेंबर को आउटसाइड द क्लास जो डिक्लेरेशन है वहां इनिशियलाइज कर सकते हो। यू कैन सी, यू कैन राइट हियर इज इक्वल टू लेट्स से 10। अब मेमोरी में क्या होगा ये जरा समझते हैं। देखो, लेट्स से वी हैव इंट मेन और मेन के अंदर है नंबर num1 कॉमा num2, दो ऑब्जेक्ट्स बने। अब इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर x और y दोनों होंगे या सिर्फ x होगा या सिर्फ y होगा? num1 num2 ये जो ऑब्जेक्ट बने उसके अंदर कौन होगा? x, y या दोनों? ओनली x, बिकॉज x इज नॉन स्टैटिक, करेक्ट। और स्टैटिक वाली जो मेमोरी है वो जाती है डेटा सेक्शन पे। ओके, तो हमारे पास है मेन फंक्शन की स्टैक फ्रेम। ओके, मेन की स्टैक फ्रेम पे मेमोरी मिलेगी num1 को और उसके अंदर होगा उसका खुद का x, बस और कुछ नहीं। वैसे ही मेमोरी मिलेगी num2 को और num2 के पास भी होगा खुद का x। दैट्स इट, राइट। अब एक डेटा सेक्शन क्रिएट होगा, एक डेटा सेक्शन क्रिएट होगा। ओके, और इस डेटा सेक्शन पे y के लिए मेमोरी क्रिएट हो जाएगी। दिस y बिलोंग्स टू नंबर। जब ये रेफरेंस यहां पे स्टोर होगा दैट विल बी नंबर स्कोप रिजोल्यूशन y डेटा सेक्शन, क्योंकि
एक ही डेटा सेक्शन सारे क्लासेस के नॉन स्टैटिक के लिए यूज किया जाएगा। फिर आपके यूजुअली सवाल होते हैं कि सर फिर एक ही मेमोरी में कैसे डिफरेंशिएट होगा, नंबर का वाई कौन है, डिजिट का वाई कौन है, इसका वाई कौन है, उसका वाई कौन है। तो जब स्टोर होती है मेमोरी तो वाई की एंट्री जब होती है, क्या कहते हैं उसको, सिंबल टेबल में, तो वो एड्रेसेस के साथ एंट्री की जाती है कि भाई वाई वाला, नंबर वाला वाई जो है इस एड्रेस पे एक्सेस करना है, डिजिट वाला वाई इस एड्रेस पे एक्सेस करना है। तो कंपाइलर का यही काम होता है। समझ रहे हो कि नहीं? पहले कंपाइल होता है ना प्रोग्राम, फिर रन होता है। तो कंपाइलर क्रिएट्स द सिंबल टेबल्स और फिर ये सारे रेफरेंसेस रिजॉल्व करके सिंबल टेबल बनाता है, सो दैट ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगा कि सर नंबर का भी वाई इधर ही है, डिजिट का भी वाई इधर ही है, फिर कौन सा वाला वाई कैसे एक्सेस हो रहा है। कंपाइलर विल टेक केयर ऑफ इट। ओके, अब num1 और num2 इनके अंदर x क्रिएट हो गए, y एक ही है, इसी एक y को num1 भी एक्सेस करेगा, इसी एक y को num2 भी एक्सेस करेगा। अब चलो एक्सेस कर लेते हैं। लेट्स से मुझे यहां 5 स्टोर करना है। व्हाट शुड आई राइट? आई हैव टू राइट num1 डॉट एक्स इज इक्वल टू 5। इधर मुझे 7 स्टोर करना है। व्हाट शुड आई राइट? डॉट एक्स इज इक्वल टू 7। और यहां मुझे 10 स्टोर करना है। व्हाट शुड आई राइट? नंबर scope resolution y is equal to 10. I have another option. num1 dot y is equal to 10. I have another option. num2 dot y is equal to 10. तीनों केसेस में एक ही y एक्सेस हो रहा है। Even if you are using object and dot, there is no any confusion किसका y एक्सेस करना है, क्योंकि y कितने हैं? एक ही है। तो num1 यूज करके y एक्सेस करो, उधर वही y एक्सेस होगा। num2 यूज करके y एक्सेस करो, वही y एक्सेस होगा। क्लास नेम स्कोप रिजोल्यूशन से y एक्सेस करो, वही y एक्सेस होगा, क्योंकि पूरे क्लास के लिए एक ही y बना हुआ है। देयर इज नो कंफ्यूजन। ओके, तो ये पॉसिबल है, बट दैट इज द करेक्ट मेथड। ये वाली जो मेथड है ये क्या है? ये बिल्कुल करेक्ट मेथड है। समझ रहे हो? तो जब भी हमें स्टैटिक एक्सेस करना है, हम हमेशा क्लास नेम और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ चलेंगे। दैट्स इट। क्लियर हुआ? ठीक है। सिमिलरली अब मान लो हमारे पास कोई मेंबर फंक्शन है, ओके, स्टैटिक वाला। लेट्स से स्टैटिक वॉइड शो। अब शो को बाहर डिफाइन कर लेते हैं, वॉइड नंबर शो। डन। ओके, कोई भी मेंबर फंक्शन बाहर जब डिफाइन करना होता है, हमें मेंबरशिप आइडेंटिटी लेबल यूज करना ही होता है। बाहर जो डिफाइन हो रहा है वहां स्टैटिक नॉन स्टैटिक डिफरेंशिएट नहीं करते हम, वो डिफरेंशिएशन हमें क्लास को बताना होता है। तो क्लास में जब डिक्लेयर किया, मैंने कहा स्टैटिक वॉइड शो, क्लास समझ गया शो क्या है, स्टैटिक है। अब अगर शो स्टैटिक है तो काम किसके लिए करेगा? क्लास के लिए। तो क्या इसके पास कॉलिंग ऑब्जेक्ट होगा? नहीं होगा, इसके पास कभी कॉलिंग ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। मतलब क्या नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर डायरेक्ट एक्सेसिबल हो पाएंगे शो के अंदर? नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? कॉलिंग ऑब्जेक्ट है ही नहीं। याद रखने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट अप्लाई द रूल्स, हो गया। सिंपल सा रूल है, नॉन स्टैटिक ऑलवेज वर्क फॉर ऑब्जेक्ट। जब भी एक्सेस करना है ऑब्जेक्ट चाहिए, या तो डायरेक्ट यूज करो या फिर कॉलिंग ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब अगर आपके शो के पास कॉलिंग ऑब्जेक्ट है ही नहीं, और अगर मैंने इधर कहा सी आउट एक्स, तो x कौन से ऑब्जेक्ट का होगा? कैन वी से दैट? नो, वी कांट प्रिडिक्ट, क्योंकि कौन है नहीं, कॉलिंग ऑब्जेक्ट नहीं है। तो कंपाइलर ऑल्सो कांट प्रिडिक्ट कि भाई ये x किसका है, एंड इमीडिएटली कंपाइलर फ्लैग्स एरर। यस, दिस इज कंपाइल टाइम एरर। नॉन स्टैटिक मेंबर कैन नॉट बी रेफरेंस्ड थ्रू स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट में नॉन स्टैटिक रेफर नहीं कर सकते, डायरेक्टली तो नहीं कर सकते। फिर एक्सेस करने के लिए कौन चाहिए? ऑब्जेक्ट और डॉट चाहिए। अगर उधर ऑब्जेक्ट और डॉट मिल गया फिर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये हम कर सकते हैं। नंबर टेम्प नाम का एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया। नाउ यू कैन से
temp dot x is equal to 5 possible है, and then I can say cout temp dot x. Okay, now tell me what about y? Can I access here y directly? Why? कर सकते हैं नहीं कर सकते? क्यों कर सकते हैं? स्टैटिक है। और अगर आप शो के अंदर डायरेक्ट लिख रहे हो सी आउट वाई, तो कंपाइलर भी ऑब्वियसली कहां पे देखेगा? नंबर के अंदर देखेगा भाई वाई है कि नहीं। फिर वाई उसको क्या मिलेगा? स्टैटिक। स्टैटिक एक ही है, फिर आप वाई लिखो या फिर क्लास नेम स्कोप रिजोल्यूशन से वाई लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने ही मेंबर फंक्शन में है। ओके, बट यूजुअली टू अवॉइड द कंफ्यूजन्स मैं हमेशा कहता हूं कि भाई स्टैटिक को कहीं भी एक्सेस कर लो, एक्सेस हमेशा कैसे करना है? यस, क्लास नेम एंड स्कोप रिजोल्यूशन से एक्सेस कर लो, सो दैट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यू डोंट हैव टू थिंक कि भाई डायरेक्ट लिखो या फिर मेंबरशिप आइडेंटिटी लेबल से लिखो। स्टैटिक है तो यूज मेंबरशिप आइडेंटिटी लेबल, कहीं भी कर लो, फिर क्लास के अंदर करो, बाहर करो, कहीं भी करो, बस एक्सेस स्पेसिफायर वाले रूल्स जो है वो एप्लीकेबल रहेंगे, वो एप्लीकेबल जरूर रहेंगे। ओके, स्टैटिक वाला क्लियर हो गया? राइट, प्रोग्राम एकदा लिहून टाका पटकन। बघून लिहा व्यवस्थित, बट यहाँ एरर क्यों आएगी और ये वाई डायरेक्ट एक्सेसिबल क्यों हुआ, ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से नोट कर लो वहां साइड में। हो गया? ओके, सो फॅमिलियर विथ स्टॅटिक अँड नॉन स्टॅटिक, राईट? ठीक आहे, काही शंका आहे का बघा त्याच्यात? ऑनलाईनवाले स्टॅटिक नॉन स्टॅटिकमध्ये काही शंका आहे का पहा. समजलंय? ठीक आहे, ओके. चला मग पुढे जाऊया.
हमने न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर देखे, राइट। किस लिए यूज होता है न्यू ऑपरेटर? रन टाइम मेमोरी। किस लिए? रन टाइम मेमोरी के लिए, राइट। डिलीट ऑपरेटर किस लिए? रन टाइम मेमोरी फ्री करने के लिए। चलो 1 मिनट में जो भी याद आ रहा है लिख लो, न्यू ऑपरेटर, डिलीट ऑपरेटर, पटकन नोट लिहून टाका एक, जे जे काय आठवते तुम्हाला, हिंदी मराठी इंग्लिश कुठल्याही भाषेतल्या, काही अडचण नाही, जो याद आ रहा है वो लिख लो। कहा जा रहे? हाँ, कळलं? हाँ हाँ, बरोबर। चला झालं का? न्यू अँड डिलीट. चला आपण एकदा रिवाइज करून टाकू पटकन. बघा आता बस करायला ह्याचं पुढे लक्ष द्या, ऑनलाइन वाले पुढे लक्ष राहू द्या. न्यू हमने यूज किया था टू क्रिएट रन टाइम मेमोरी. ओके, न्यू यूज करके जो मेमोरी क्रिएट होगी वो हीप सेक्शन पे क्रिएट होगी. ओके, न्यू ऑपरेटर के दो सिंटैक्सेस हमने देखे, एक स्क्वायर ब्रैकेट वाला सिंटैक्स है और एक पैरेंथेसिस वाला सिंटैक्स है. स्क्वायर ब्रैकेट क्या क्रिएट करता है? सेट ऑफ एलिमेंट्स, करेक्ट, और एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सही है. और पैरेंथेसिस कितने एलिमेंट्स क्रिएट करता है? यस, ओनली वन. फिर न्यू ऑपरेटर मेमोरी क्रिएट करके उस मेमोरी का एड्रेस आपको वापस देता है. आपको उसे पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करना होता है. फिर वो पॉइंटर यूज करके न्यू वाली जो मेमोरी है वो पॉइंटर अरिथमेटिक यूज करके आपको एक्सेस करनी होती है. यू नो दैट, राइट? ओके, लेट्स से दैट इज द मेमोरी. पी इज रेफरिंग टू रन टाइम एलिमेंट्स, जो 3 एलिमेंट्स है अभी. इसका एड्रेस है चलो 1000, पी में स्टोर हो जाएगा 1000. ओके, ये स्टैक पे रहेगा और ये हीप पे रहेगा. हीप वाले मेमोरी को नाम नहीं होता, तो एक्सेस करने का एक ही ऑप्शन है, पॉइंटर्स, एड्रेसेस यूज करके. अब पी यूज करके अगर ये एलिमेंट्स एक्सेस करने हैं तो कैसे एक्सेस करने के लिए कहा था? हाँ, दे सी पी प्लस आई से आपको मिलता है एड्रेस ऑफ ith एलिमेंट. हाउ विल यू गेट ith एलिमेंट? उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? निवांत विचार करा. लेट से यहां पे 10 है, 15 है, 8 है, और मुझे ये 10 जो है इसको प्रिंट कर देना है. व्हाट शुड आई राइट? इसको स्टार कहते हैं, कॉल इट स्टार.
डोंट से पॉइंटर, इट इज नॉट पॉइंटर, पॉइंटर कॉन्सेप्ट है। ओके, यू कैन कॉल इट स्टार। क्या लिखेंगे फिर बताओ? स्टार पैरेंथेसिस कंपल्सरी p प्लस आई। ओके, स्टार p प्लस आई, इसको हमने इवेल्युएट किया था। स्टार का मतलब क्या है? करेक्ट, कंटेंट एट p प्लस आई पॉइंटर अरिथमेटिक होगा। ओके, लेट्स अज्यूम कि यहां पे है p प्लस वन, दिस इज p प्लस वन। p में अगर 1000 है तो p प्लस वन क्या देगा अगर इंटीजर वाली एलिमेंट्स है? 1004, 1004 एड्रेस। यस, तो कंटेंट एट 1004 क्या मिलेगा हमें? 15 मिलेगा। ओके, अब मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर 15 प्रिंट करना है यू हैव टू गो विथ सी आउट स्टार p प्लस वन। देन अगर आपको इसी मेमोरी को स्कैन करना है तो सी आउट में जो स्टेटमेंट था वही स्टेटमेंट सी इन में लिखना है। सो यू हैव टू गो विथ सी इन स्टार p प्लस वन। समझ गए? सिंपल है। अगर सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट, तो आप सिर्फ स्टार p के साथ भी काम कर सकते हो। स्टार p प्लस जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। स्टार p प्लस जीरो इज इक्विवेलेंट टू स्टार p। डन, ठीक है। ओके, अब हमें यही न्यू ऑपरेटर यूज करके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं। ओके, तो इसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। ओके, लेट्स गो फॉर पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। राइट, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट के लिए बीच में अब आने वाला एक नया ऑपरेटर इंट्रोड्यूस होने वाला है, दैट इज एरो ऑपरेटर। ओके, कैसे मिलेगा हमें एरो मशीन में? माइनस ग्रेटर देन। डोंट सर्च फॉर एरो, और जो एरो होता है वो कर्सर के लिए होता है, लेफ्ट राइट अप डाउन। ओके, उसको यूज नहीं करना है, वो इसको टाइप नहीं करेगा, प्रिंट नहीं करेगा। सो यू हैव टू गो विथ माइनस एंड ग्रेटर देन। ओके, तो अब चलते हैं पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट के साथ। बस आज डिक्लेयर करके देखेंगे, बाकी कैसे एक्सेस करना है कल समझेंगे। तो लेट्स से वी हैव इंट मेन। अब जब भी हम क्लास नंबर को रेफर करेंगे हमेशा याद रखना नंबर के अंदर 4 मेंबर है, 2 है एक्स एंड वाई डेटा मेंबर्स और 2 है मेंबर फंक्शंस स्कैन एंड प्रिंट। तो हम उसको अब बार बार डिफाइन नहीं करेंगे, क्लास नंबर जो है वो कंसीडर्ड है अभी, ठीक है। तो नंबर वाले हमने ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर किए, लेट्स से num1 कामा num2। ओके, अब देखो मेरे पास है इंट a इज इक्वल टू 5, ठीक है, और मैंने p में स्टोर किया है एड्रेस ऑफ a। तो अब हमें p का डिक्लेरेशन करना है पहले, बाद में हम चलेंगे नंबर के पास, अभी बस p का डिक्लेरेशन करना है। सबसे पहले हमें यह समझना है p इज गोइंग टू स्टोर एड्रेस, हेंस p इज पॉइंटर वेरिएबल, बराबर। ओके, इफ इट इज पॉइंटर वेरिएबल एटलीस्ट 1 स्टार, कितने वो बाद में डिसाइड कर लेंगे, बट एक तो कम से कम होना ही चाहिए। तो अपना p यहां डिक्लेयर हुआ, अब डिसाइड करते हैं स्टार्स कितने होने चाहिए। तो p किसका एड्रेस स्टोर कर रहा है? a। व्हाट इज a? सिंपल वेरिएबल। सिंपल वेरिएबल, सिंपल वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने वाला पॉइंटर कितने स्टार का रहेगा? सिंगल स्टार का, राइट। तो इसको लगेगा 1 स्टार। फिर जो डेटा टाइप होता है मैंने आपको कहा था, पॉइंटर चाहे कितना भी स्टार वाला हो, सिंपल वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वही सब में कंटिन्यू होता है। तो इधर डिक्लेरेशन क्या रहेगा? इंट स्टार p, बिल्कुल सही। वैसे ही अब समझो, अगर मैं कहूं ptr इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ num1, तो फिर ptr का डिक्लेरेशन क्या रहेगा? सबसे पहले ptr एड्रेस स्टोर कर रहा है तो पॉइंटर वेरिएबल है, ये बात क्लियर हो गई। तो कम से कम 1 स्टार चाहिए, तो हमने लिखा यहां ptr। अब डिसाइड करते स्टार, व्हाट इज num1, बट इज इट सिंपल वेरिएबल? यस और नो? यस, सिंपल वेरिएबल है। ऑब्जेक्ट है क्लास का, चलो वो अलग बात है, बट फॉर पॉइंटर इट इज सिंपल वेरिएबल। हाउ मेनी स्टार्स? 1 स्टार, करेक्ट, ओनली 1 स्टार। और डेटा टाइप नंबर,
सिंपल वेरिएबल का डेटा टाइप कंटिन्यू होता है। num1 का डेटा टाइप क्या है? नंबर। तो इसका डिक्लेरेशन रहेगा नंबर स्टार ptr। अब अगर ये नंबर टाइप का पॉइंटर है तो क्या इसके अंदर xy होंगे? ptr के अंदर xy होंगे या फिर सिर्फ एड्रेस होगा? xy को मेमोरी कहां पे एलोकेट होती है? नंबर के ऑब्जेक्ट में। इज ptr ऑब्जेक्ट ऑफ नंबर? नो, ptr इज पॉइंटर ऑफ नंबर। पॉइंटर इज डिफरेंट थिंग, ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट थिंग। ओके, पॉइंटर इज डिफरेंट, ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट। ओके, तो जो ptr बनेगा विल बी समथिंग लाइक दिस। ptr num1 num2 कुछ इस तरह से बनेंगे। दिस इज num1 containing xy, this is num2 containing xy। मान लो num1 का एड्रेस है 1000। num1 का एड्रेस और xy का एड्रेस, इनका रिलेशन भी हम देखेंगे। अभी बस मान लो num1 का एड्रेस 1000 है, num2 का 2000 है। तो अगर आपने लिखा ptr इक्वल टू एंड num1, तो ptr में क्या स्टोर होगा? 1000, नॉट x एंड y। और आपका ptr जो है इस मेमोरी को रेफर करेगा। Similarly, if you write ptr is equal to address of num2, that is also possible। उसके लिए ptr अलग से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, बट दैट इज पॉसिबल। ठीक है, तो फिर क्या होगा? 1000 विल बी रिप्लेस्ड बाई 2000 एंड इट विल रेफर टू num2। ये वाला रेफरेंस गया। डन। ठीक है, अब हमें समझना ये है कि ये 1000 और ये xy, इनके एड्रेस का क्या कनेक्शन है। और यूजिंग ptr जो है अब इसे कहा जाएगा पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये किसका एड्रेस स्टोर कर रहा है? ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर कर रहा है। ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करने वाले पॉइंटर को कहा जाता है पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। डन। ठीक है, तो ये हम कल के लेक्चर में समझेंगे। अभी बस ये डिक्लेरेशन, मेमोरी और ये जो है नोट कर लो कहीं पे। घर जाकर के ये लेक्चर आज रात को अपलोड होगा 10:30 बजे। ठीक है, रिवाइज करो, देखो, अपनी नोट्स बनाओ। बहुत ही ज़रूरी लेक्चर्स शुरू है, बिल्कुल मिस नहीं करना है। ऑनलाइन वाले कड़ा लेकर बाबा नो। हो गया? ठीक है, चलो थांबू आपण आज।